वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्य काल के अंतर्गत दक्षिण के महत्वपूर्ण वंशों को हम लोग देख रहे थे, जिसमें पल्लव वंश की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो 7वीं शताब्दी का एक महान वंश था। हालांकि इसकी शुरुआत 3री शताब्दी से ही हो गई थी, लेकिन उसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन का पता नहीं है। तो हालांकि उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक 575 ईस्वी के सिंह विष्णु को ही माना जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले लिया था। तो इस वीडियो से हम लोग परमेश्वर वर्मन प्रथम की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम को। हम लोगों ने सिंह विष्णु को देखा, महेंद्र वर्मन प्रथम को देखा, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम को देखा, महेंद्र वर्मन द्वितीय को देखा, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम को। तो चलिए परमेश्वर वर्मन प्रथम को हम लोग शुरुआत करें। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम, इसके समय से पल्लवों का पतन आरंभ। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय से पल्लवों का पतन आरंभ हो गया, याद रखेंगे, क्योंकि दो महान शासक थे, एक नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इनका तो ये दोनों सत्ता से हट चुके थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, हालांकि महेंद्र वर्मन द्वितीय ने भी कुछ हद तक सत्ता को संभाला, लेकिन अब धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा पल्लव राजवंश। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय पल्लवों का पतन आरंभ हो गया। महेंद्र वर्मन द्वितीय की 670 ईस्वी में, महेंद्र वर्मन द्वितीय की 670 ईस्वी में क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। के बाद अगला पल्लव शासक, उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम बनता है। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय की 670 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अगला पल्लव शासक बनता है उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा, यही विक्रमादित्य प्रथम जो कि पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा पराजय एवं विक्रमादित्य प्रथम का कांचीपुरम पर कब्जा, इसकी जानकारी गदवल, याद रखें, गदवल अभिलेख से। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो गदवल अभिलेख से मिलती है, याद रखेंगे। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा पराजय एवं विक्रमादित्य प्रथम का कांचीपुरम पर कब्जा, और इसकी जानकारी गदवल अभिलेख से मिलती है। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम ने पराजित किया था, और विक्रमादित्य प्रथम ने पराजित करके कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया था, और इसकी जानकारी गदवल अभिलेख से प्राप्त होती है, याद रखेंगे। गदवल अभिलेख शैव धर्म का मतानुयायी और शिव के कई मंदिरों का निर्माण, सबसे प्रमुख मंदिर मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम का गणेश मंदिर तथा कुरम का शिव मंदिर। तो इस परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, और इसी कारण इसने शिव के बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर था मामल्लपुरम का गणेश मंदिर और कुर्रम का शिव मंदिर, याद रखेंगे। तो मामल्लपुरम का गणेश मंदिर और कुर्रम का शिव मंदिर, यह परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण शिव मंदिर था, क्योंकि वह शैव का मतानुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था।
पल्लवों के कुरम अभिलेख के अनुसार परमेश्वर प्रथम और उसके सेनापति ईश्वर पोत की चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम पर विजय। तो एक और जो गदवल अभिलेख बताता है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम वह कांचीपुरम पर कब्जा कर लेता है परमेश्वर वर्मन प्रथम को पराजित करके। दूसरी तरफ कुर्रम अभिलेख बताता है कि परमेश्वर प्रथम और उसके सेनापति ईश्वर पोत ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम पर विजय प्राप्त किया। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे ही सही मानते हैं, गदवल अभिलेख को, अर्थात यह पराजित हुआ था। याद रखेंगे कि जो विक्रमादित्य प्रथम था, विक्रमादित्य प्रथम वह क्या हुआ था, तो जीत गया था और कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया था। इसमें परमेश्वर वर्मन प्रथम की पराजय हो जाती है। पल्लवों के पेरुडनल्लूर के युद्ध में परमेश्वर वर्मन प्रथम की विक्रमादित्य प्रथम पर विजय। तो याद रखेंगे कि पिछले हार का बदला के कारण, हार का बदला के कारण, तो हार का बदला लेने के कारण परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने एक बार फिर से आक्रमण किया और पेरुडनल्लूर के युद्ध में परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विक्रमादित्य प्रथम को पराजित किया। तो पेरुडनल्लूर के युद्ध में परमेश्वर वर्मन प्रथम की विक्रमादित्य प्रथम पर विजय। क्यों? हार का बदला लेने के कारण। चूंकि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम ने इस परमेश्वर वर्मन प्रथम को पराजित किया था, यह बात किससे पता चला, तो गदवल अभिलेख से। तो उसी हार का बदला लेने के लिए तुरंत ही आक्रमण करता है कौन, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम। किस पर? तो विक्रमादित्य प्रथम पर, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम पर। और आक्रमण करने के बाद वह पराजित करता है। कहां पे? तो पेरुडनल्लूर में। और इस युद्ध को पेरुडनल्लूर का युद्ध कहते हैं। यह अपनी हार का बदला लेने के कारण आक्रमण करता है। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम को कई उपाधि मिली थी, जैसे विद्या विनीत उग्रदंड, लोकादित्य, चित्रमान, गुणभाजन, श्रीभर एक मल्ल, रणंजय एवं परम महेश्वर। परम महेश्वर की उपाधि शिव का उपासक होने के कारण यह उपाधि। तो उसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। तो इससे पता चलता है कि वह शैव का उपासक था, शैव धर्म का मतानुयायी था। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम को विद्या विनीत उग्रदंड, लोकादित्य, चित्रमान, गुणभाजन, श्रीभर एक मल्ल, रणजय और परम महेश्वर की उपाधि मिली थी। परम महेश्वर की उपाधि शिव का उपासक होने के कारण मिला था। कुरम के शिव मंदिर का नामकरण परमेश्वर वर्मन प्रथम के नाम पर हुआ था। क्या नाम था? विद्या विनीत पल्लव परमेश्वर गहम। तो कुर्रम का जो शिव मंदिर इस परमेश्वर वर्मन प्रथम ने बनाया था, तो उस शिव मंदिर का नामकरण परमेश्वर वर्मन प्रथम के नाम पर ही पड़ा। क्या नाम पड़ा? विद्या विनीत पल्लव परमेश्वर गहम। विद्या विनीत पल्लव परमेश्वर गहम। परमेश्वर वर्मन प्रथम के सेना के द्वारा विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र विनयादित्य एवं पौत्र विजयादित्य पर विजय। तो एक तरफ पेरुडनल्लूर में वह स्वयं गया था लड़ने के लिए परमेश्वर वर्मन प्रथम और विक्रमादित्य को पराजित किया। लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी सेना को भी भेजा था
किसके? तो विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र के विरुद्ध आक्रमण के लिए। और इसमें विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र विनयादित्य एवं विनयादित्य का पुत्र विजयादित्य दोनों पराजित हो जाते हैं। अर्थात विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र विनयादित्य एवं पौत्र अर्थात नाती विजयादित्य भी हार जाता है। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम के सेना के द्वारा विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र विनयादित्य एवं पौत्र विजयादित्य पर विजय। तो यह तो था परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसके बाद अगला शासक कहता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने भी कुछ हद तक अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने के शासनकाल में शांति का ही काल था। यह अपने साम्राज्य के विस्तार से ज्यादा कला एवं संस्कृति के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। याद रखेंगे, क्योंकि इसके समय परमेश्वर वर्मन द्वितीय तक इतना साम्राज्य विस्तार हो चुका था कि इसे साम्राज्य विस्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। याद रखेंगे, 695 ईस्वी में अपने पिता परमेश्वर वर्मन द्वितीय के मृत्यु के बाद पल्लव वंश का अगला शासक, तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 ईस्वी में अपने पिता परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लव वंश का अगला शासक बनता है। इसे 3 महत्वपूर्ण उपाधियां मिली थी, लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय को 250 से भी ज्यादा उपाधियां मिली थी। करीब करीब 250 उपाधियां मिली थी, लेकिन जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे। राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय को 3 महत्वपूर्ण उपाधियां मिली थी, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, जिसका वर्तमान नाम राज सिद्धेश्वर मंदिर, और इसी राज सिद्धेश्वर मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत। याद रखेंगे, कांची में कैलाशनाथ मंदिर के पास एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। तो इस नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? तो वर्तमान में नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। याद रखेंगे, और इसी राज सिद्धेश्वर मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। अर्थात यह जो राज सिद्धेश्वर मंदिर था, द्रविड़ स्थापत्य कला के आधार पर बनाया गया था। साथ ही साथ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में एक कैलाश मंदिर के पास एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। याद रखेंगे, तो कांचीपुरम के पास कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, जिसका वर्तमान नाम राज सिद्धेश्वर मंदिर, और इसी राज सिद्धेश्वर मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर के पास एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। राज सिंह शैली में मामल्लपुरम में ऐरातेश्वर मंदिर और सोर मंदिर का निर्माण। राज सिंह शैली का जन्मदाता। याद रखेंगे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह शैली का जन्मदाता था। जिस प्रकार महेंद्र वर्मन प्रथम महेंद्र शैली का जन्मदाता था, तो उसी प्रकार यह नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह शैली का जन्मदाता था। और इस राज सिंह शैली में मामल्लपुरम में ऐरातेश्वर मंदिर और सोर मंदिर का निर्माण किया। याद रखेंगे कि किस शैली का निर्माण किया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने? तो राज सिंह शैली इसका जन्मदाता माना जाता है। और इस शैली में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में ऐरातेश्वर मंदिर एवं सोर मंदिर का निर्माण किया। इसके प्रमुख दरबारी कवि थे, जिनका नाम था दंडी, 10 कुमार चरित के रचयिता, साथ ही संगीत ग्रंथ वाद्य विद्याधर, विद्या नारद,
अंत्योदय तंबुरु, इन सभी की उन्होंने रचना की थी। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में उनके प्रमुख दरबारी कवि थे जिनका नाम था दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी और साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथ वाद्य विद्याधर, बीना नारद और अंत्योदय तंबुरु की रचना की थी। इससे पता चलता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में संगीत काफी उच्च कोटि का था। संगीत जो था वह काफी ज्यादा था, अर्थात संगीत से लगाव था इस शासक को। तो दरबारी कवि दंडी 10 कुमार के रचयिता, साथ ही संगीत ग्रंथ वाद्य विद्याधर, बीना नारद, अंत्योदय तंबुरु की रचना। शांति का शासनकाल पर कला एवं साहित्य के क्षेत्र में खूब विकास। इसका जो शासन काल था नरसिंह वर्मन द्वितीय का, वह शांति का काल था, लेकिन इसके काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में खूब विकास हुआ। ऐरातेश्वर मंदिर एवं कैलाशनाथ मंदिर दोनों यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। तो ये जो ऐरातेश्वर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर बनाए गए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, उन दोनों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 720 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 720 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल कहां भेजा? तो चीन भेजा, याद रखेंगे। 720 ईस्वी में नरसिंह वर्मन द्वितीय के ऊपर गंगों और चालुक्यों का संयुक्त आक्रमण और नरसिंह वर्मन द्वितीय की हत्या एवं कांचीपुरम पर पल्लवों एवं गंगों का कब्जा। तो 720 ईस्वी में चालुक्य और गंग एक साथ मिलकर संयुक्त आक्रमण करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय पर और कांचीपुरम पर दोनों कब्जा कर लेते हैं। साथ ही साथ इसी हमले में नरसिंह वर्मन द्वितीय की 720 ईस्वी में हत्या भी हो जाती है, याद रखेंगे। तो 720 ईस्वी में नरसिंह वर्मन द्वितीय के ऊपर गंगों और चालुक्यों का संयुक्त आक्रमण और नरसिंह वर्मन द्वितीय की हत्या एवं कांचीपुरम पर पल्लवों एवं गंगों का कब्जा। प्रशस्तियों में उपाधियां अनंत काम, रणजय, उग्रदंड, अपराजित, शिव चूड़ामणि, इत्र कारमुक, रण विक्रम, अमित्र मूल, आहव केसरी, परम चक्रमर्दन और पाथ विक्रय, समर धनंजय, करीब करीब 250 उपाधियां मिली। तो प्रशस्ति के अनुसार इस नरसिंह वर्मन द्वितीय को 250 के करीब उपाधि मिली, जिसमें 3 तो महत्वपूर्ण था, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। लेकिन अन्य उपाधियां भी थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम लिए जाते हैं, जैसे अनंत काम, रणजय, उग्रदंड, अपराजित, शिव चूड़ामणि, इत्र कारमुक, रण विक्रम, अमित्र मूल, आहव केसरी, परमच क्रमर्दन, पाथ विक्रय, समर धनंजय, इस तरह करीब 250 उपाधियां। नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल की समृद्धि का कारण विदेशों से व्यापार। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय क्यों वृद्धि कर रहा था, क्यों समृद्ध था? तो उसका मुख्य कारण था विदेशों से व्यापार इसके शासन काल में खूब फल फूल रहा था। तो विदेशों से व्यापार इसके शासन की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के सभी मंदिर पाषाण ईंटों से, जिसमें एक विचित्र बैकुंठ पेरुमल का मंदिर। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसके समय जितने सभी मंदिर बनाए गए वे सभी पाषाण ईंटों के थे, अर्थात
पत्थर से निर्मित ईंटों के थे, जिसमें एक विचित्र मंदिर था जिसका नाम है बैकुंठ पेरुमल का मंदिर। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के सभी मंदिर पाषाण ईंटों से निर्मित, जिसमें एक विचित्र मंदिर बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, याद रखेंगे। तो यह तो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। 720 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है गंगों एवं चालुक्यों के द्वारा। इसके बाद इसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय आता है। छोटा सा काल है, क्योंकि अब तो पतन की ओर शुरू हो रहा है इसका पल्लव राजवंश। तो चलिए परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हम लोग देखते हैं। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से एक अपमानजनक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की गंग वंश के साथ संधि कर परमेश्वर वर्मन द्वितीय की युद्ध में पराजय एवं हत्या। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से एक अपमानजनक संधि का प्रस्ताव लेकर गया था। कौन? तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय। लेकिन परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण विक्रमादित्य द्वितीय की गंग वंश के साथ संधि होती है। विक्रमादित्य द्वितीय गंग वंश के साथ संधि करके इस पर परमेश्वर वर्मन द्वितीय पर आक्रमण करता है और उसके बाद युद्ध करता है, और युद्ध में परमेश्वर वर्मन द्वितीय की पराजय हो जाती है एवं उसकी हत्या हो जाती है। याद रखेंगे, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से एक अपमानजनक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की गंग वंश के शासक गंग वंश के साथ संधि कर परमेश्वर वर्मन द्वितीय की युद्ध में पराजय एवं हत्या। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव वंश में कोई योग्य शासक नहीं होने के कारण चालुक्यों का कांची पर अधिकार। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद कोई योग्य शासक नहीं बच गया था, तो इसी कारण चालुक्यों ने कांची पर अधिकार कर लिया। याद रखेंगे, परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव वंश में कोई योग्य शासक नहीं होने के कारण चालुक्यों का कांचीपुरम पर अधिकार। विक्रमादित्य द्वितीय की गंग वंश के शासक दुर्विनीत एर्यप के द्वारा जिसकी जानकारी चालुक्यों के उलचल अभिलेख से, याद रखेंगे, तो उलचल अभिलेख से विक्रमादित्य द्वितीय की सहायता गंग वंश के शासक दुर्विनीत एर्यप ने किया था, और इसकी जानकारी चालुक्यों के उलचल अभिलेख से मिलती है। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने जब संधि की थी गंग वंश के साथ, तो वह शासक कौन था जिसके साथ संधि किया था? तो वह शासक था दुर्विनीत एर्यप, अर्थात दुर्विनीत, जिसके बारे में हमने पढ़ाया भी है गंग वंश में, और यह जानकारी उलचल अभिलेख से मिलती है। याद रखेंगे, कसाकुड्डी अभिलेख में बृहस्पति नीति का आदर्श संरक्षक एवं कुशल प्रशासक की संज्ञा। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय को कसाकुड्डी अभिलेख में किस चीज क्या क्या कहा गया है? तो बृहस्पति नीति का आदर्श संरक्षक एवं कुशल प्रशासक कहा गया है। कसाकुड्डी अभिलेख में बृहस्पति नीति का आदर्श संरक्षक एवं कुशल प्रशासक की संज्ञा। नरसिंह वर्मन द्वितीय का पुत्र एवं 720 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद अगला पल्लव उत्तराधिकारी। तो यह परमेश्वर वर्मन द्वितीय 720 ईस्वी में नरसिंह वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद इस पल्लव वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय का पुत्र था, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तिरुवडी के शिव मंदिर का निर्माण, अर्थात यह शैव धर्म का अनुयायी था। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने तिरुवडी के शिव मंदिर का निर्माण किया। इससे क्या पता चलता है
कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तिरुवडी के शिव मंदिर का निर्माण किया परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने। इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। तो यह तो था परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसके बाद हम लोग नंदी वर्धन द्वितीय, दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, नृपतंग वर्मन और अपराजित वर्मन को अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ ही समय के बाद देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग इन सभी अंतिम शासकों को लेकर कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हम लोग इस पल्लव राजवंश में शुरुआत करते हैं और हम लोग परमेश्वर वर्मन द्वितीय तक हम लोगों ने इसे देख लिया था। तो उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद अगला जो शासक बनता है नंदी वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल 730 ईस्वी से 795 ईस्वी तक था। तो पहले एक कहानी समझ लीजिए कि सिंह विष्णु का एक भाई था। यह जो पल्लव वंश था, इस पल्लव वंश की स्थापना में सिंह विष्णु स्थापना किया और इसका भाई जिसका नाम था भीम सिंह, यह भीम वंश जो है इसकी स्थापना किया, भीम वंश। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय तक इस सिंह विष्णु का वंशज चला। लेकिन परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होने लगा। तो यह जो वंश था, यह वंश धीरे धीरे क्या होता गया? ग्रोथ नहीं किया। यह वंश ग्रोथ नहीं किया। लेकिन जैसे ही सिंह विष्णु के बाद परमेश्वर वर्मन के बाद उत्तराधिकारी खोजा गया तो उत्तराधिकार योग्य नहीं मिला। तो इसी वजह से जो विद्वान पंडित हैं, विद्वान पंडित जिन्हें हमने बताया था घटक कहा जाता है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भीम सिंह के वंशज जिसका नाम था हणिक्य वर्मन, याद रखेंगे, तो उसका नाम था हणिक्य वर्मन, तो उसी का पुत्र था यह, याद रखेंगे, जिसका नाम था नंदी वर्मन द्वितीय। तो हिरण्य वर्मन जो था इस भीम वंश का था। तो विद्वानों ने क्या किया कि इसे सत्ता पे बैठा दिया, याद रखेंगे। ब्राह्मण विद्वानों ने, जिसे घटक कहते हैं, हमने बताया था कि घटिका जो था, घटक या घटिका, वह विद्वान ब्राह्मणों का समूह था। तो इसके बाद यहां तक परमेश्वर वर्मन द्वितीय तक सिंह विष्णु का वंशज चला, पल्लवों का। इसके बाद अगला जो वंशज चलेगा वह भीम सिंह का वंशज चलेगा और पल्लव वंश के शासक अब उस वंशज के बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय जो इसी भीम सिंह के वंशज का था, याद रखेंगे, अर्थात भीम वर्मन के वंशज का अगला उत्तराधिकारी बना। तो 730 ईस्वी में घटिका के परामर्श से, घटिका यानी कि विद्वान ब्राह्मणों का यह एक समूह था, हमने बताया था। तो चलिए नंदी वर्मन द्वितीय को हम लोग देखते हैं। पूर्वी चालुक्यों पर कब्जा पर राष्ट्रकूटों का कांची पर विजय 750 ईस्वी। तो नंदी वर्मन द्वितीय के शासन काल में जो पल्लव वंश थे वे पूर्वी चालुक्यों पर कब्जा कर लिए, लेकिन राष्ट्रकूटों ने कांची पर अधिकार कर लिया। कब? 750 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि पूर्वी चालुक्यों पर तो कब्जा कर लिया इन पल्लवों ने, लेकिन 750 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने कांचीपुरम पर विजय प्राप्त कर लिया, याद रखेंगे। जो शासक राष्ट्रकूटों का जो शासक इस पल्लव वंश पर अर्थात कांची पर विजय प्राप्त किया उसका नाम था गोविंद तृतीय। तो
तो गोविंद तृतीय उसका नाम था दंती दुर्ग, याद रखेंगे, जो कि इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और इसकी जानकारी गोविंद तृतीय के एक अभिलेख से पता चलती है। तो गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट नरेश था के अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के द्वारा पल्लवों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह नंदी बर्मन द्वितीय से, जिससे दंती बर्मन नामक पुत्र का जन्म, दंती दुर्ग की पुत्री का क्या नाम था? तो रेवा था, याद रखेंगे, रेवा। तो देखिए 750 ईस्वी में जो दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक संस्थापक, उसने इस पल्लवों पर आक्रमण किया। उस समय नंदी बर्मन द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। तो जैसे ही आक्रमण किया तो यह जो नंदी बर्मन द्वितीय था पराजित हो गया और इसके बाद राष्ट्रकूटों का कब्जा हो गया कांचीपुरम पर। लेकिन दया दृष्टि दिखाते हुए दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था रेवा, तो दंती दुर्ग की पुत्री का नाम था रेवा, उसने रेवा का विवाह कर दिया इस नंदी बर्मन द्वितीय से, याद रखेंगे। और यह जो पता चलता है यह गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट नरेश था उसके एक अभिलेख से पता चलता है, याद रखेंगे। तो पूर्वी चालुक्यों पर कब्जा पर राष्ट्रकूटों का कांची पर विजय। हालांकि नंदी बर्मन द्वितीय ने पूर्वी चालुक्यों पर कब्जा कर लिया था। परमेश्वर बर्मन द्वितीय के बाद पतन की ओर चलने लगा था यह पल्लव वंश, लेकिन नंदी बर्मन द्वितीय ने एक बार फिर से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसके बाद पूर्वी चालुक्य पर विजय प्राप्त किया। लेकिन 750 ईस्वी में दंती दुर्ग ने इसे पराजित करके कांची पर कब्जा कर लिया और अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदी बर्मन द्वितीय से कर दिया दंती दुर्ग ने। और उसके बाद इसका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था दंती बर्मन, जो कि अगला शासक बनेगा। और यह दंती बर्मन जिसका नाम पड़ा वह नाना के नाम पर, नाना दंती दुर्ग के नाम पर पड़ा, याद रखेंगे, जो रेवा का पुत्र था। पर इसका एक प्रमुख सेनापति था उदय चंद्र, याद रखेंगे। इसके बल पे इसने पूर्वी चालुक्यों से जीता था। तो इसका एक प्रमुख सेनापति था उदय चंद्र। वैष्णव धर्म का अनुयायी, तो यह जो नंदी बर्मन द्वितीय था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। समकालीन वैष्णव संत तिरुमंगे अलवार मोस्ट वीवीआई, तो इसका एक नंदी बर्मन द्वितीय के समय जो समकालीन वैष्णव संत थे उनका नाम था तिरुमंगे अलवार, जिनके द्वारा नंदी बर्मन द्वितीय के समय वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया गया। तो नंदी बर्मन द्वितीय के शासनकाल के समकालीन वैष्णव संत थे जिनका नाम था तिरुमंगे अलवार, जिन्होंने नंदी बर्मन द्वितीय के समय वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, याद रखेंगे। बैकुंठ पेरुमल एवं मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण, नंदी बर्मन शैली के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण। तो हमने बताया था कि कई शैली का इसमें विकास हुआ पल्लव वंश में, राज सिंह शैली, महेंद्र शैली। तो उसी प्रकार से यह एक शैली नंदी बर्मन शैली जिसका विकास इसने किया नंदी बर्मन द्वितीय ने। तो इस नंदी बर्मन शैली के अनुसार नंदी बर्मन द्वितीय ने कई मंदिर का निर्माण किया, जिसमें दो प्रमुख मंदिर, एक का नाम था बैकुंठ पेरुमल और दूसरे का नाम था मुक्तेश्वर मंदिर। तो बैकुंठ पेरुमल एवं मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी बर्मन शैली के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। कसाकुड्डी ताम्रपत्र अभिलेख में उपाधियां पल्लव मल, क्षत्रिय मल, राजाधिराज, परमेश्वर एवं महाराज। तो कसाकुड्डी ताम्रपत्र अभिलेख में इस नंदी बर्मन द्वितीय को कई उपाधियां मिली, जैसे पल्लव मल, क्षत्रिय मल, राजाधिराज, परमेश्वर एवं महाराजाधिराज, महाराज।
तो ये सभी उपाधियां मिली किसे? तो पल्लव शासक नंदी बर्मन द्वितीय को। कौन कौन सी उपाधि? कशाकुड्डी ताम्रपत्र अभिलेख में ये सभी उपाधियां लिखी गई है। पल्लवमल, क्षत्रियमल, राजाधिराज, परमेश्वर एवं महाराज। पल्लवों के सभी शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन कितना वर्ष? तो 65 वर्ष। पल्लव वंश का अंतिम महान शासक, तो पल्लव वंश में सबसे अधिक लंबे समय तक यदि शासन करने वाला कोई शासक रहा तो यही नंदी बर्मन द्वितीय था, जो 65 वर्ष तक शासन किया और पल्लव वंश का यह सबसे अंतिम महान शासक था। याद रखेंगे। तो पल्लवों के सभी शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन किसका? नंदी बर्मन द्वितीय का 65 वर्ष, और यह पल्लव वंश का सबसे अंतिम महान शासक था। सबसे अंतिम नहीं, लेकिन सबसे अंतिम महान शासक। चालुक्य, पांड्य एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष, तो नंदी बर्मन द्वितीय से चालुक्य, पांड्य एवं राष्ट्रकूटों का संघर्ष जारी रहा। याद रखेंगे कि नंदी बर्मन द्वितीय ने चालुक्य, पांड्य एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। 730 ईस्वी में परमेश्वर बर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके राज्य में सत्ता के लिए गृह युद्ध आरंभ। इसी कारण पल्लवों के सहयोगी वंश भीम वंश के शासक नंदी बर्मन द्वितीय पल्लव राजवंश का अगला उत्तराधिकारी। पल्लवों में परमेश्वर बर्मन द्वितीय के बाद योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। तो चूंकि परमेश्वर बर्मन द्वितीय के बाद उस पल्लव वंश में योग्य उत्तराधिकारी का अभाव हो गया था और उत्तराधिकार के लिए, सत्ता के लिए लगातार संघर्ष आरंभ हो गया था। तो घाटिकाओं ने क्या किया, अर्थात विद्वान ब्राह्मणों ने क्या किया कि भीम वंश की ओर देखा और भीम वंश में उसे यह नंदी बर्मन द्वितीय एक उचित शासक लगा। तो घाटिकाओं ने मिलकर, विद्वान ब्राह्मणों ने मिलकर इस नंदी बर्मन द्वितीय को परमेश्वर बर्मन द्वितीय के बाद अगला पल्लव शासक नियुक्त कर दिया। याद रखेंगे कब? 730 ईस्वी में, क्योंकि परमेश्वर बर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी राज्य में सत्ता के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया था। याद रखेंगे। और उसी का भाई था सिंह विष्णु का भाई, जिसका नाम था भीम सिंह या भीम बर्मन। तो यह पल्लव वंश का सहयोगी वंश था, तो उसी में से उठाकर अगला उत्तराधिकारी बनाया गया घटिकाओं के द्वारा, जिसका नाम था नंदी बर्मन द्वितीय। नंदी बर्मन शैली का जन्मदाता, जिसके तहत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण, तो यह नंदी बर्मन द्वितीय नंदी बर्मन शैली का जन्मदाता था, जिसके तहत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता था। याद रखेंगे कि नंदी बर्मन शैली के जन्मदाता कौन था? तो नंदी बर्मन द्वितीय, और इसके तहत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता था। पल्लवों की सैन्य शक्ति को संगठित कर कांची को चालुक्यों के अधीनता से मुक्त। तो एक बार फिर से इसने पल्लवों की सैन्य शक्ति को संगठित करके चालुक्यों से पल्लवों की अधीनता को खत्म कर दिया, अर्थात चालुक्यों से पल्लव को स्वतंत्र करा दिया। तो पल्लवों की सैन्य शक्ति को संगठित कर कांची को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त। तो कांची को चालुक्यों की अधीनता से इसने क्या किया? मुक्त कर दिया, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके। भीम वंश का निर्माता सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था, के भाई भीम बर्मन प्रथम नंदी बर्मन द्वितीय उसी भीम बर्मन प्रथम के वंशज हिरण्य बर्मन का पुत्र था। 730 ईस्वी में घटिका के परामर्श से नंदी बर्मन द्वितीय 12 वर्ष की उम्र में राजा बना। तो अभी हमने बताया कि भीम वंश का निर्माता कौन था? तो भीम बर्मन प्रथम था, जो कि सिंह विष्णु का भाई था, और सिंह विष्णु इस पल्लव वंश का संस्थापक था। तो भीम बर्मन प्रथम के वंशज का ही था यह नंदी बर्मन द्वितीय, और उसी भीम बर्मन प्रथम का एक वंशज था
वंशज में उत्पन्न हुआ था हिरण्यवर्मन। तो उसी हिरण्यवर्मन का यह पुत्र था नंदी वर्मन द्वितीय, जो 730 ईस्वी में महज 12 वर्ष की उम्र में ही घटिकाओं के परामर्श से अर्थात विद्वान ब्राह्मणों की परामर्श से यह बैठाया गया। कहां पे? तो इस पल्लव वंश के शासक पर, पल्लव वंश के सत्ता पर। याद रखेंगे कब? 730 ईस्वी में। विद्वान एवं योग्य शासक, तो यह जो नंदी वर्मन द्वितीय था यह एक विद्वान एवं योग्य शासक था। गंग वंश के शासक श्री पुरुष पर विजय एवं गंग राज्य की भूमि को अपने बाण सामंत जयंती वर्मन को दान। तो यह नंदी वर्मन द्वितीय गंग वंश के शासक श्री पुरुष को पराजित करता है और उसके बाद जो राज्य जीतता है उस राज्य की भूमि को किसे दान में दे देता है? तो वान वंश के अपने एक सामंत जयंती वर्मन को दान कर देता है। याद रखेंगे कि गंग वंश के शासक श्री पुरुष पर विजय एवं गंग राज्य की भूमि को अपने बाण सामंत जयंती वर्मन को दान। पांड्य नरेश वरगुण महाराज प्रथम से पराजय, तो यह जो नंदी वर्मन द्वितीय था पांड्य नरेश जिसका नाम था वरगुण महाराज प्रथम, उससे पराजित हुआ। तो इस नंदी वर्मन द्वितीय को पांड्य नरेश वरगुण महाराज प्रथम ने पराजित किया था। याद रखेंगे। पांड्यों से युद्ध करने हेतु कोंगू, केरल और तगडूर से संधि पर पांड्यों के द्वारा पेन्नार नदी के तट से अरसूर पर कब्जा। तो पांड्यों से युद्ध करने के लिए इस नंदी वर्मन द्वितीय ने कोंगू, केरल, तगडूर इन सभी राज्यों से संधि किया और पांड्यों के द्वारा पेन्नार नदी के तट से अरसूर पर कब्जा किया गया। तो जैसे ही इस पांड्य नरेश वरगुण महाराज प्रथम को इस नंदी वर्मन द्वितीय ने पराजित किया, तो उसके तुरंत बाद पांड्यों ने कोंगू, केरल और तगडूर से संधि की और संधि करने के बाद वह हमला किया। कहां पे? तो इस नंदी वर्मन द्वितीय पर हमला किया पेन्नार नदी के तट पर और पेन्नार नदी के तट से विजय प्राप्त करते हुए अरसूर पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे किसने? तो पांड्यों के द्वारा अरसूर पर कब्जा। पांड्य नरेश मार वर्मन राज सिंह के द्वारा, पांड्य नरेश मार वर्मन राज सिंह के द्वारा परमेश्वर वर्मन द्वितीय के पुत्र चित्रमाय की सहायता के लिए पल्लवों के विरुद्ध एक गुट का गठन एवं नंदी वर्मन द्वितीय पर आक्रमण एवं नंदी ग्राम का घेरा पर सेनापति उदय चंद्र द्वारा नंदी ग्राम का घेरा तोड़कर चित्रमाय की हत्या एवं पांड्यों पर विजय। तो याद रखेंगे परमेश्वर वर्मन द्वितीय का एक पुत्र था जिसका नाम था चित्रमाय। तो वह गद्दी सत्ता के लिए अपनी नंदी वर्मन द्वितीय को हटाकर अपनी गद्दी पाने के लिए सहायता मांगने जाता है पांड्य वंश के पास। तो पांड्य नरेश मार वर्मन राज सिंह उसने क्या किया कि चित्रमाय की सहायता के लिए पल्लवों के विरुद्ध एक गुट का गठन किया। किसके साथ? तो चित्रमाय के साथ। और उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद नंदी ग्राम पर घेरा डाल दिया। लेकिन अभी हमने बताया कि नंदी वर्मन द्वितीय का एक सेनापति था उदय चंद्र जो काफी वीर था। तो उदय चंद्र ने क्या किया कि नंदी ग्राम का घेरा तोड़कर चित्रमाय की हत्या कर दी और पांड्यों पर विजय प्राप्त कर लिया। इस समय यह जो नंदी वर्मन द्वितीय था अपने सेनापति के साथ में नहीं था। याद रखेंगे वह कहां पे गया हुआ था? तो पांड्यों से युद्ध करने के लिए, जो कि कोंगू, केरल और तगडूर से संधि किया था। अरसूर पर वह विजय प्राप्त किया था। याद रखेंगे क्योंकि पांड्यों ने कहां पे विजय प्राप्त किया था? अरसूर पर, पेन्नार नदी के तट पर। तो उसी में वह उलझा हुआ था। लेकिन उसके उलझे हुए रहने के दौरान ही इस पांड्य नरेश मार वर्मन राज सिंह ने आक्रमण कर दिया। किसकी सहायता के लिए? तो परमेश्वर
वर्मन द्वितीय के पुत्र चित्रमाय की सहायता के लिए पल्लवों के विरुद्ध एक गुट का गठन किया एवं नंदी वर्मन द्वितीय पर आक्रमण किया एवं नंदीग्राम का घेरा डाल दिया। पर सेनापति उदय चंद्र के द्वारा नंदीग्राम का घेरा तोड़कर चित्रमाय की हत्या एवं पांड्यों पर विजय। 740 ईस्वी में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की गंगों की सहायता से आक्रमण एवं कांचीपुरम पर अधिकार कर नगर को जनता में दान। तो याद रखेंगे 740 ईस्वी में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य गंगों की सहायता से इस नंदी वर्मन द्वितीय पर आक्रमण करता है और कांचीपुरम पर अधिकार कर लेता है और अधिकार करने के बाद कांचीपुरम नगर को जनता में दान कर देता है। याद रखेंगे कि 740 ईस्वी में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की गंगों की सहायता से आक्रमण एवं कांचीपुरम पर अधिकार करके कब्जा करके कांचीपुरम नगर को जनता में दान कर दिया जाता है। याद रखेंगे 795 ईस्वी में छोटे पुत्र कीर्ति वर्मन का आक्रमण। याद रखेंगे एवं कीर्ति वर्मन विजय। तो 795 ईस्वी में इस नंदी वर्मन द्वितीय का पुत्र जिस छोटा पुत्र कीर्ति वर्मन वह आक्रमण करता है और कीर्ति वर्मन जीत जाता है। याद रखेंगे इसके बाद यह सत्ता कीर्ति वर्मन नंदी वर्मन द्वितीय का समाप्त हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अगला शासक वह घोषित कर चुका था अपने बड़े पुत्र दंती वर्मन को जो कि रेवा का पुत्र था। तो 795 ईस्वी में छोटे पुत्र कीर्ति वर्मन का आक्रमण कीर्ति वर्मन की जीत। इसके बाद अगला शासक आता है दंती वर्मन जो कि इस नंदी वर्मन द्वितीय का बड़ा पुत्र था। याद रखेंगे राजपूतों के सत्ता संघर्ष में योगदान देने के कारण ध्रुव एवं गोविंद तृतीय का आक्रमण। यह जो दंती दुर्ग था जब राजपूतों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था तो उसमें इस दंती वर्मन ने ध्रुव और गोविंद तृतीय के विरुद्ध वक्तव्य दिया था। अर्थात इनके विरुद्ध किसी और को सत्ता पर काबिज होने के लिए इसने क्या किया था तो उसमें हस्तक्षेप किया था। तो इसी कारण राजपूतों के सत्ता संघर्ष में योगदान देने के कारण ध्रुव धारावर्ष जो कि राजपूत वंश का एक महान शासक था और गोविंद तृतीय दोनों ने इस पर आक्रमण किया। नंदी वर्मन द्वितीय और रेवा का पुत्र 795 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद 796 ईस्वी में पल्लव वंश का अगला शासक तो नंदी वर्मन द्वितीय और रेवा का पुत्र था यह दंती वर्मन और 796 ईस्वी में इसके पिता नंदी वर्मन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद 796 ईस्वी में इसका राजाभिषेक होता है और पल्लव वंश का अगला शासक बनता है। कौन? तो दंती वर्मन। याद रखेंगे समकालीन संत शंकराचार्य। तो दंती वर्मन के समकालीन संत कौन थे? तो शंकराचार्य थे। याद रखेंगे दंती वर्मन के समकालीन संत कौन थे? तो शंकराचार्य थे। दंती वर्मन नाम इसके नाना दंती दुर्ग के नाम पर। तो दंती वर्मन का नाम दंती वर्मन इसके नाना दंती दुर्ग के नाम पर पड़ा। याद रखेंगे दंती दुर्ग के नाम पर जो कि इसका नाना था उसी के नाम पर इसका नाम दंती वर्मन पड़ा। राजपूत नरेश गोविंद तृतीय एवं पांड्य नरेश वर्गुन प्रथम से पराजय। राजपूत नरेश ध्रुव से भी पराजय। तो अभी हमने बताया कि जब ध्रुव और गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया था तो इस दंती वर्मन को पराजित किया। तो राजपूत नरेश गोविंद तृतीय एवं पांड्य नरेश वर्गुन प्रथम के द्वारा पराजय और साथ ही साथ ध्रुव के द्वारा भी इसकी पराजय हुई।
याद रखेंगे। अर्थात ध्रुव, उसके बाद वर्गुण प्रथम जो कि पांड्य नरेश था, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय, तीनों ने इसे पराजित किया। अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण की उपाधि पर गोविंद तृतीय के द्वारा मनने अभिलेख में समधिगत पंच महाशब्द एवं महासामंताधिपति की उपाधि। तो अभिलेखों में दंती बर्मन को पल्लव कुलभूषण की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है, लेकिन गोविंद तृतीय ने मनने अभिलेख में इस दंती बर्मन को क्या कहा, तो समाधिगत पंच महाराज एवं महासमंताधिपति, इन दोनों की उपाधि से विभूषित किया। तो अभिलेखों में दंती बर्मन को पल्लव कुलभूषण की उपाधि एवं गोविंद तृतीय के द्वारा मनने अभिलेख में समधि पंच महा शब्द एवं महासामंताधिपति की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा, तो गोविंद तृतीय के द्वारा। मद्रास में पार्थ सारथी मंदिर का जीर्णोद्धार, तो इस की दंती बर्मन ने मद्रास में पार्थ सारथी मंदिर का पुनरुद्धार किया, एक बार फिर से उसका जीर्णोद्धार किया, अर्थात ढह गया था उसे एक बार फिर से निर्माण किया। तो मद्रास में पार्थ सारथी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, तो इस दंती बर्मन ने। तो यह तो था नंदी बर्मन द्वितीय और दंती बर्मन। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सीरियल वाइज सभी को नोट करते चलेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आखिर ये कैसा लगा, तो ताकि उसमें कोई यदि मॉडिफिकेशन करना हो तो उसे किया जाएगा, या भी कुछ और चीज छूट गया हो तो उसे, हालांकि कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं है, या काफी है, बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा जितना बताया जा रहा है कुछ नहीं है। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे नंदी बर्मन तृतीय, निरुपतंग बर्मन और अपराजित बर्मन को, और उसके बाद इसके कुछ जो राजशाही है, राजतंत्र है, समाज है, धर्म है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।